हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने सीक्वेंस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी प्रैक्टिस करी थी एपी के क्वेश्चंस की, और सम ऑफ एंड टर्म्स ये सब हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। तो आज हम अर्थमेटिक मीन्स की बात करेंगे कि अगर हमें अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करने हो किन्हीं दो नंबर्स के बीच में तो वो कैसे इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम फिर वही स्टार्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से कि द डिजिट्स of a positive integer having 3 digits, अगर उसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, having 3 डिजिट्स जो है एपी में है, और ठीक है, और उनका जो सम है वो 15 है। तो जो नंबर ऑब्टेंड होगा, द नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 594 लेस देन ओरिजिनल नंबर। तो अपने से नंबर पूछा है कि नंबर बताओ, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने को ना यहाँ पे ये लिखा है कि जो डिजिट्स थी उनका सम दिया हुआ है, और मैंने बताया था कि अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा होगा कि 3 अगर डिजिट्स होंगे या 3 नंबर्स होंगे तो हम कंसिडर करेंगे जनरली a माइनस डी ए और a प्लस डी, और अगर 4 होंगे तो a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस 3d। तो यहाँ पे 3 है तो हम मान लेते हैं ये जो डिजिट्स होंगी, लेट डिजिट्स जो होंगी, अब यहाँ पे 3 अपने पास प्लेस होंगे, एक तो वंस प्लेस होगा, एक टेंस और एक 100। तो डिजिट एट वंस प्लेस मैंने मान लिया, कुछ भी मान सकते हो वैसे तो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा वो, लेकिन मैंने वंस प्लेस पे जो डिजिट मानी वो मान ली है a माइनस डी। फिर 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो है अपनी a, और फिर उससे आगे जो 100 वाला बच गया उसके लिए है अपना a प्लस डी। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब देखो आगे, अब अगर मुझे नंबर बनाना, सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कि इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि जो डिजिट्स है ना उनका जो सम है वो 15 है। तो अगर सम 15 है तो a माइनस डी ए और a प्लस डी तो कितना हो गया, 15 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 3a की वैल्यू कितनी हो गई, 15, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक कह रहे हैं। जब ये 5 हो गया है तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो अपनी डिजिट्स है वो क्या बन गई है, 5 माइनस डी बन गया है, 5 बन गया, और 5 प्लस डी बन गया है। और अगर इससे अब मैं नंबर बनाना चाहूँ तो नंबर कैसे बनेगा, नंबर सर ऐसे बन जाएगा, जो 100 प्लेस पे है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो वंस प्लेस पे है उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम तो 100 प्लेस पे था कौन, अपना a प्लस डी है, तो उसको a प्लस डी से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे तो वैसे 5 आ ही चुका है तो आप वो भी लिख सकते हो, जो कि मैं अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और 1 इंटू ए माइनस डी मतलब ये 5 माइनस डी। तो यहाँ पे मैंने जहाँ पे a लिखा है यहाँ पे भी मैं 5 कर दे रहा हूँ, क्योंकि अपने को a की वैल्यू तो मिल ही चुकी है ऑलरेडी कि 5 है। तो नंबर अपना क्या हो गया, देखो भाई, 500 और 50, 550, 555, और यहाँ पे 100 डी था, यहाँ पे एक डी कम हो जाएगा तो 99 डी हो गया। ठीक, अब उसने लिखा था कि अगर रिवर्स कर दोगे डिजिट्स तो रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा, तो रिवर्स नंबर क्या बन गया भाई, तो रिवर्स नंबर सिंपल सी चीज़ है कि 100 इंटू में अब जो अपना मल्टीप्लाई होगा वो 5 माइनस डी से हो जाएगा, बीच वाला तो सेम ही रहेगा, प्लस में 1 इंटू में 5 प्लस डी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। तो अब ये देखो 555 तो अब भी है, लेकिन अब ये माइनस का 99 डी आ गया। ठीक है, अब उसमें बोला था कि रिवर्स करने पे जो नंबर है ना वो 594 कम है, तो 555 माइनस 99 डी, 555 99 डी, और कितना कम है, 594 शायद। हाँ, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 5 से तो कैंसिल हो गया, 99 डी को जोड़ दो बस, तो ये कितना बन गया, 198 डी इजिकल्स टू 594। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई शंका यहाँ तक नहीं सर। तो अब नंबर कैलकुलेट कर लो, अपना नंबर जो था वो कितना था, ओरिजिनल नंबर जो है वो है सर 555 प्लस में 99 इंटू में डी, डी कितना है, 3 है।
इसको जब सोल्व करोगे तो नंबर कितना आ जाएगा अपना 852 आ जाएगा। यही सोल्व करना था, यही निकालना था अपने। ठीक है, समझ गए? यस सर। चलो अब थोड़ी पढ़ लेते हैं। अब देखो अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं। तो देखो मैंने ना आपको जब वो नोट लिखवाए थे, 5-6 पॉइंट लिखवाए थे नोट में, उसमें मैंने एक लाइन बोली थी आप लोगों के लिए कि अगर ए बी और सी अगर ये एपी में थे या 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स थी एपी की, ठीक है, अगर ये एपी में थे तो मैंने एक लाइन लिखी थी कि सर तो क्या होता है ना कि ट्वाइस ऑफ बी जो है वो ए प्लस सी के बराबर हो जाता है, या बी जो है वो ए प्लस सी बाई 2 के बराबर हो जाता है। और यहाँ से मैं ये कह दे रहा था कि बी जो था ना वो अपना अर्थमेटिक मीन था ए और सी का लिए। ऐसा मैंने बोला था? बिल्कुल सर, यही कहा था आपने। तो यही अर्थमेटिक मीन है बेसिकली। अगर अपने को 2 नंबर्स दिए होंगे तो बीच वाला जो नंबर होगा, नहीं सॉरी 3 नंबर्स अगर दिए होंगे एपी के अंदर, तो बीच वाला जो क्या कहते हैं नंबर होगा वो अर्थमेटिक मीन होगा बाकी दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम क्या करेंगे कि इंसर्शन करेंगे। मैंने आपको जो बताया था कि इंसर्शन ऑफ एन एम्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक, ए और बी के बीच में अपन एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे। तो उसका क्या तरीका होता है कि कैसे इंसर्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं अपन के पास कि वी हैव 2 नंबर्स अपने पास ए और बी, वी हैव 2 नंबर्स एज ए एंड बी, और इनके बीच में अपने को एन अर्थमेटिक मीन मानने हैं, इंसर्ट करने हैं। तो लेट कर लिए कि जो एन अर्थमेटिक मीन है अपने लिए वो कौन कौन है। A1 है, A1 है, A2 है, A3 है, ऐसे ही AN तक है। ठीक है, ये एन अर्थमेटिक मीन हो गए। अब इंसर्ट करने का मतलब ये है कि जैसे ही तुम इन एन अर्थमेटिक मीन्स को अगर ए और बी के बीच में डाल रहे हो, जैसे ही तुम इन एन अर्थमेटिक मीन को ए और बी के बीच में डाल रहे हो ना, तो ये पूरा जो सीक्वेंस बनेगा, अब जो ये सीक्वेंस बनेगा ना ये एपी में बन जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब अगर आपसे कोई ये कहे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, अब तो सर देखो एन तो अर्थमेटिक मीन ही थे और 2 और आ गए थे, 2 नंबर्स थे, तो टोटल टर्म्स कितनी है अब अपने पास n+2 है। ठीक है सर, तो यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो फर्स्ट टर्म तो a है और लास्ट टर्म कितनी है b, तो इनडायरेक्टली वो क्या दिया हुआ है, b जो है अपना वो n+2th टर्म है। तो n+2th टर्म है तो अपना nth टर्म का फॉर्मूला क्या था सर, nth टर्म का फॉर्मूला था कि an = मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे an की जगह मैं लास्ट टर्म लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, क्योंकि an तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो an+2 बन रहा है वो, तो लास्ट टर्म यहाँ पे है l लिखा है, लास्ट टर्म यहाँ पे b है। और लास्ट टर्म के या nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म लिखो प्लस में n माइनस में 1। यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे सर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n+2 क्योंकि हम b को लिख रहे हैं। तो n+2 में से 1 कम करो, तो n+2 में से मैंने 1 कम कर दिया, इनटू में d लिख दिया, b आ गया। अब देखो यहाँ पे n+1 इंटू डी बच गया और b माइनस a हो गया। अगर यहाँ से मैं d की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ गई, b माइनस a अपॉन n+1 हो गया। तो सर d ये आ गया और फर्स्ट टर्म अपने को ऑलरेडी पता है कि a है, तो अब यहाँ से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे a1 पूछा हो किसी ने कि पहला am बताओ, पहला अर्थमेटिक मीन बताओ, ये a1 a2 क्या है, ये n अर्थमेटिक मीन है जो हमने इंसर्ट किए हैं। तो ऐसे कोई अपने से कह सकता है कि पहला अर्थमेटिक मीन बताओ, तो पहला अर्थमेटिक मीन जो है ये वास्तव में दूसरी टर्म है। यस सर, दूसरी टर्म है तो ये क्या बनेगा, a+d बनेगा। तो a प्लस में b माइनस में a अपॉन में n+1, इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर कोई a2 कहे तो a2 क्या है सर, वास्तव में थर्ड टर्म है, तो ये a+2d बनेगा। तो a प्लस में ट्वाइस ऑफ b माइनस a अपॉन n+1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। ऐसे ही अगर अपने से कोई ये कह दे कि an पता करो, nth जो मीन है अर्थमेटिक मीन, तो वो वास्तव में कौन सी टर्म बन रही है भाई, वो वास्तव में n+1 बन रहा है। तो ये a प्लस में nd ही बनेगा क्योंकि n+1 माइनस 1, a प्लस nd, तो a प्लस में n इंटू में b माइनस में a अपॉन में n प्लस में 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये अपने थे n अर्थमेटिक मीन थे, ये अपने n अर्थमेटिक मीन थे जो हमने इंसर्ट किए हैं। समझ आ गया? यस सर, समझ तो आ गया है बिल्कुल। अब एक चीज़ और है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, क्या है सर वो भी बता दो। देखो कि यहाँ पे ना जो हमने ये इंसर्ट किए हैं, जैसे जो अपने जो AP बन रही थी, वो अपनी AP क्या बन रही थी कि A1 A2 A3 अप टू AN तक गए और B बच गया। ठीक, तो आप ये बात देखो कि A1 और AN का जोड़ देखो कितना आ रहा है।
A1 और AN का जोड़ देख लेते हैं सर। A प्लस में B माइनस A अपॉन एन प्लस वन और AN जो है वो है A प्लस में N इंटू B माइनस A अपॉन एन प्लस वन। इन दोनों को जोड़ा मैंने तो क्या बना सर, देखो A और A कितना हो गया, 2A हो गया, और यहाँ पे B माइनस A अपॉन एन प्लस वन तो कॉमन आ गया दोनों में से। यहाँ पे क्या बचा है, n बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, ये इससे कैंसिल, तो 2A प्लस B माइनस A, तो ये क्या बच गया, A प्लस B बच गया। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि आप A और B को जोड़ लो, इन दोनों लास्ट की दोनों टर्म्स, ऐसे चलो कि एक टर्म पहले उठाई एक टर्म लास्ट उठाई, इन दोनों का जो जोड़ है वो बराबर आएगा। फिर सेकंड टर्म उठाओ और सेकंड लास्ट टर्म उठाओ, इन दोनों का जोड़ भी बराबर आएगा। ऐसे ही यहाँ पे an माइनस वन भी होगा, तो a2 उठाओ और an माइनस वन उठाओ, इन दोनों का जो जोड़ है वो भी बराबर आएगा। बेसिकली समझ आया कि नहीं आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बेसिकली यहाँ पे है क्या अपने पास, नोट करके लिख लो इसे, कि यहाँ पे a प्लस बी और a1 प्लस an और a2 प्लस में an माइनस वन, ऐसे ही a3 प्लस में an माइनस टू, ऐसे ही चलता रहेगा कंटिन्यूसली, ये सब बराबर आएंगे। समझे? यस सर, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई शंका यहाँ तक? नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा है एकदम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इंसर्ट करना तो हम सीख गए हैं। वैसे एक क्वेश्चन करा दूं क्या आप लोगों को, यार समझ तो गए होंगे क्योंकि मैंने ड्राइव ही कराया वैसे तो। चलो एक क्वेश्चन ले लेंगे कि एग्जांपल, एक आसान सा क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को कि क्या लें। चलो इंसर्ट insert 5 AMs between 28 and 10। 5 AM इंसर्ट करने हैं 28 और 10 के बीच में, कैसे करेंगे? ये आपके बोर्ड लेवल का सवाल है, ठीक है, बोर्ड में ऐसे ही सवाल आता है। देखो 28 है, 5 AM इंसर्ट करने हैं, तो A1 A2 A3 A4 और A5 और लास्ट वाली टर्म होगी 10। तो लास्ट टर्म से शुरू करते हैं। ये लास्ट टर्म जो है अपनी वो 10 है। फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म है, वैसे कौन सी टर्म है ये? 5 तो ये और 2 7, टोटल वो 7वीं टर्म है। तो 7वीं टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर अपना? पहली टर्म 28 है और प्लस में 6D, डी यहाँ पे निकालना है अपने को। यस सर, ठीक है। जब 60 मैं यहाँ से निकालता हूँ तो 60 हो गया सर माइनस का 18। यस सर, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 3। फर्स्ट टर्म अपने पास पहले ही है 28। ऐसे ही अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे A1 निकाल देता हूँ। A1 जैसे निकालूंगा तो A1 क्या होगा सर? फर्स्ट टर्म 28 प्लस D माइनस 3, तो 25 हो गया। ऐसे ही A2 निकाल दो। A2 क्या बनेगा सर? A2 वास्तव में थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म के लिए क्या होता है? 28 प्लस 2D, तो 2 इंटू माइनस 3, 22 हो गया। ऐसे ही A3 निकाल दो। 28 प्लस में 3 इंटू माइनस 3, 19 हो जाएगा। ऐसे ही A4 निकाल दो। 28 इंटू में 4 इंटू माइनस 3, 16 हो गया। A5 निकाल दो। 28, ये इंटू नहीं है, बीच में प्लस आएगा, प्लस 5 इंटू माइनस 3 जो कि 13 आ गया। तो यही सब AMs थे, 13, 19, 25, 22 और 16, ये हमने इंसर्ट कर दी। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। एक क्वेश्चन और देखो। For what value of n? For what value of n? an plus bn upon an minus 1 plus bn minus 1 is the am between a and b। समझे कि नहीं समझे कि किस वैल्यू ऑफ n के लिए ये AM होगा A और B के बीच का? ठीक है, ये चेक करना है। समझे? यस सर, समझ गए। तो अब ये देखो, सबसे पहली बात तो AM होगा क्या, ये पता करो आप लोग। ये तो सर आराम से पता कर ही सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो
आप लोगों के लिए यहाँ पे ए एम देखो, सबसे पहली बात ना तो मैंने आप लोगों को सिखाया ही है कि ए एम दो नंबर्स के बीच का क्या होता है। ए एम ऑफ ए एंड बी क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। तो अपने को बेसिकली ए प्लस बी बाई टू और इसको इक्वेट करना है, क्योंकि यही तो लिखा है। तो अपना क्या होना चाहिए भाई कि ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन, ये दोनों क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। कोई दिक्कत, कोई शंका यहाँ तक? नहीं सर, सब बढ़िया है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, चलो अब आगे। अब देखो, जब यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है ही नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कर दूँ क्या, या कुछ और तरीका है? हाँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो पहले तो ट्वाइस ऑफ ए एन प्लस ट्वाइस ऑफ बी एन और इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू में ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। कोई दिक्कत, कोई शंका यहाँ तक? नहीं सर, सब बढ़िया है यहाँ तक तो। देखो मल्टीप्लाई कर लो इनको अंदर, तो ट्वाइस ऑफ ए एन तो सेम ही रहेगा इधर, तो इधर ट्वाइस ऑफ बी एन ही रहेगा। ठीक है, अब ये जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ए को पहले मल्टीप्लाई करो और फिर बी को मल्टीप्लाई करना। ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, सब बढ़िया है यहाँ तक तो। चलो आगे देखो, तो आगे है अपना कि ये ट्वाइस ऑफ ए एन ही रहा, ये ट्वाइस ऑफ बी एन हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए एन हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ए बी एन माइनस वन हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बी ए एन माइनस वन हो गया, और ये क्या बन गया, बी एन बन गया। अब देखो एक ए एन बी एन तो हट गया, यस सर। क्या बचा इधर, ए बी एन माइनस वन और बी ए एन माइनस वन। ठीक है, अब देखो है क्या, बेसिकली हम क्या करते हैं कि ए एन वालों को एक तरफ ले आता हूँ मैं, तो ए एन माइनस में बी ए एन माइनस वन, और इधर उठ के आ गया अपना कि ए बी एन माइनस वन और माइनस का बी एन। ठीक है, ठीक है, कॉमन निकाल लो। ए की पावर एन माइनस वन तो कॉमन आ गया, क्या बचा, ए माइनस बी। यहाँ पे कॉमन निकाला तो क्या बचा, यहाँ पे देखो कॉमन निकाल के क्या बन रहा है, तो यहाँ पे b की पावर n माइनस वन बाहर निकाला मैंने। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, a माइनस बी। हाँ सर, क्या तो ठीक रहे हो, क्या करो, a n माइनस वन अपॉन बी एन माइनस वन और a माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। अब a और b अलग अलग ही होने चाहिए तभी सोल्व हो सकता है, अदरवाइज तो सोल्व हो ही नहीं सकता। ये तो दिख ही रहा है अपने को। हाँ सर, पता भी लग रहा है ये तो कि a n और बी एन अलग अलग ही होने चाहिए। समझे कि नहीं समझे? यस सर। देखो वन और ये वन आ रहा है, इसका मतलब ये पूरी जो एक्सपोनेंट होगी ये क्या होगा, जीरो होगा, तभी तो हो सकता है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। अब आप लोगों को अगर वेरीफाई करना हो तो एन की जगह वन रखे। देखो एन की जगह वन रखा तो ए की पावर वन प्लस बी की पावर वन अपॉन ए ज़ीरो प्लस बी ज़ीरो, तो ए प्लस बी बाई टू ही आ गया। तो इसका मतलब सही किया है हमने जो किया। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि अगर मैं ये कहूँ कि चलो अपने सम तो पढ़ ही लिया है ना वैसे, हाँ सम तो पढ़ लिया है सर। चलो तो सम से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। देखो सर, लेट कर लिया हमने कि जो एस एन डिनोट कर रहा है, लेट एस एन डिनोट्स द सम टू एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। एस एन जो है वो सम है एन टर्म्स ऑफ ए पी का, जिसका फर्स्ट टर्म whose first term is a if the common difference d is given by, अब कॉमन डिफरेंस जो है ना वही दे रखा है, कैसे कि एस एन माइनस में के एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू, देन के फाइंड आउट करना है अपने को कि के क्या आएगा।
समझ आया कि नहीं आया? सवाल है क्या कि अपने को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है सम ऑफ टर्म्स के रूप में, अपने को एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है सम ऑफ टर्म्स के रूप में। अपने को करना क्या है, अपने को बेसिकली वैल्यूज़ पुट करनी है सीधा सीधा। तो कोई सर दिक्कत आएगी क्या? आनी तो नहीं चाहिए। अब आप लोगों की अगर थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग वीक हुआ तो आ भी सकती है, ऐसा कोई मनाही भी नहीं है कि नहीं आएगी। ठीक है सर, तो अटैम्प्ट कर लोगे आप लोग? आपके लिए छोड़ दूँ क्या? सर हमारे लिए मत छोड़िए, क्योंकि हमारे लिए छोड़ेंगे तो रिस्क हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है चलो नहीं छोड़ते हैं, समझा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है कि d जो है वो Sn माइनस के टाइम्स ऑफ Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2 ये होता है। ठीक, अब एक तरीके से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो कि क्या मैं आप लोगों को an बता चुका हूँ ना, an होता है Sn माइनस 1, बिल्कुल बता चुका हूँ। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को फिर Sn की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दूंगा। तो ये तरीका तो है, चलो यही तरीका करते हैं, ट्राई करते हैं। अगर इस मेथड से नहीं होगा तो फिर दूसरा मेथड तो है ही अपने पास, ब्रह्मास्त्र, इसी से ट्राई करते हैं। पहले देखो मैंने ना अभी आपको थोड़ी सी देर पहले या लास्ट लेक्चर में बताया था कि Sn माइनस और Sn माइनस 1 जो होता है ये nth टर्म के बराबर होता है। कहा था, बिल्कुल कहा था। ऐसे ही अगर अपन an माइनस 1 निकाल दें तो वो क्या हो जाएगा सर? वो हो गया सर, रिप्लेस ही तो करना है, Sn माइनस 1 Sn माइनस 2। ठीक है, बताया था, इतना तो बताया था, क्योंकि ऊपर वाला मैंने बताया ही था आप लोगों को। ये अब मैं क्या ही दे रहा हूँ कि n को आप n माइनस 1 से रिप्लेस कर दो। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को घटा दूँ, घटा दो सर, क्या जा रहा है, घटा दिया, an माइनस an माइनस 1, ये क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स ही हैं। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स जो होता है वो तो डिफरेंस ही होता है, तो ये तो डी ही है। तो सर डी नहीं आ गया यहाँ से डायरेक्ट ही? अरे सर यही तो इक्वेशन लिखी थी क्वेश्चन में भी। हाँ भाई, तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया ना, बिल्कुल। तो के की वैल्यू क्या आ गई? 2। अच्छा इतना आसान था क्या? हाँ लगा तो था। तो आप तो कहते ब्रह्मास्त्र लगाना पड़ जाएगा अगर नहीं होगा तो। ब्रह्मास्त्र तो ये था कि आप Sn की वैल्यू भी रखो, Sn माइनस 1 की वैल्यू भी रखो, फिर Sn माइनस 2 की वैल्यू भी रखो, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि देखने से कि शायद वो वाला एक्सप्रेशन ना बन पाए, लेकिन बन गया है। बन गया है तो फिर इससे आसान तो हो ही क्या सकता है। अगर नहीं बनता तो फिर हम वो वैल्यू लगाते, फॉर्मूले लगाते, फॉर्मूले से अपना डी को निकालते और वैल्यू कंपेयर कर लेते। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं सर। चलो आगे चलो, अब चलते हैं हम अपने वापस टॉपिक पे कि जो हमने सीखा है। और अभी प्रैक्टिस लोग से रिलेटेड प्रैक्टिस कर लें क्या? एक कहो तो कर लो सर, लोग से रिलेटेड भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, लगे हाथ। चलो कर ही लेते हैं फिर, क्या ही। एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर कब सर? 1990 की बात है ये, ठीक है। तो सर 1990 के भी क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं क्या? कर लेते हैं क्योंकि एपी का है। तो log 3 to log thrice of 2x minus 5 and log of thrice 2x minus 7 by 2 ये एपी में है। तो फाइंड x फाइंड करना, ठीक? यस सर, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। हाँ तो ठीक है, चलो आगे। देख सबसे पहली चीज़ ना, log की आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ठीक? प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है सर? log बेस में a हो और यहाँ पे m हो, और फिर log बेस में a हो यहाँ पे n हो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है log ऑफ a m बाई n, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि m और n क्या होने चाहिए? 0 से बड़े होने चाहिए, तभी डिफाइन होगा, ठीक? इतना तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। हम देखो फिर आगे चलो। अब है अपने पास कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग log ऑफ, अगर ये एपी में है तो मैं कह सकता हूँ कि log थ्राइस ऑफ 2x माइनस 5 माइनस में ले लिया log थ्राइस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैं कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहा हूँ। कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या निकाल रहा हूँ मैं? डिफरेंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है सर, निकालिए। अब देखो इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा देता हूँ, तो log थ्राइस ऑफ 2x माइनस 7 बाई 2 माइनस log ऑफ थ्राइस 2x माइनस 5,
ठीक है। अब ये सिर्फ ये फॉर्मूला तो अभी बताया ना मैंने कि log ऑफ ए एम माइनस log ऑफ ए एन, अगर दोनों होते हैं तो log 3 बाहर आ जाता है और उन टर्म्स को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ इधर भी लिख देता हूँ, 2x माइनस 7/2 अपॉन 2x माइनस 5, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर। कंपेयर कर लो दोनों तरफ, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब अंदर वाली टर्म्स भी बराबर होंगे, तो टर्म्स बराबर लिख रहा हूँ 2x माइनस 5। आपको दिक्कत कौन कर रहा है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं कर रहा, लेकिन अब हो सकता है कुछ बच्चे 2x को देख के डर गए हों, तो काम करो 2x को क्या मान लो, t मान लिया, ठीक है। तो t माइनस 5 और ये होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि इधर भी क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ट्वाइस t माइनस 7/2, ठीक है। टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t इज इक्वल्स टू 2t माइनस 7, टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 18, सॉरी 18 नहीं 25 और 7 ऐड हो जाएगा तो ये 32 आ गया, हाँ ठीक है। अब देखो t को अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो 4 और 8 आ गया, अब 2 की पावर x जो है वो कितना आ गया 4 और 8, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई सर 2 और 3, ठीक है। अब देखो मैंने ना, अगर मैं x की वैल्यू को आपके कहने पे क्या मान लूँ 2 मान लूँ, अब 4x इज इक्वल्स टू अगर 2 हो जाएगा तो सेकंड वाला एक्सप्रेशन देखो कि ये जो था log 3 और 2x माइनस 5 था, ये कितना हो जाएगा सर, log 3 तो रहेगा ही और 2 की पावर 2 4, 4 माइनस 1 माइनस 1, लेकिन सर अभी तो आपने बताया था ना कि m और n क्या होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए, तभी log am और log an डिफाइंड रहेंगे। तो इसका मतलब log ऑफ नेगेटिव कभी निकलता ही नहीं है क्या, यस कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये कि log नेगेटिव में आ जाए, मतलब log की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है, लेकिन log के जो हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए x इज इक्वल्स टू 2 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सो पॉसिबल x क्या है अपने पास 3, तो सर 3 को चेक नहीं कर रहे क्या, आप चेक कर लेना, उसके लिए सेटिस्फाई कर जाएगा, तो पॉसिबल x इज 3, समझ गए, यस सर। एक क्वेश्चन और कर दूँ, उसके बाद फिर हम जीपी स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है सर, कर लीजिए। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अपना जीपी आ जाएगा। और वहाँ पे मैंने अर्थमेटिक मीन जहाँ बताया था वहाँ मैंने सम बताया कि नहीं बताया, शायद सम नहीं बताया मैंने वहाँ पे, है ना, यही है क्या, यही है। तो यहाँ मैंने सम नहीं बताया, मैंने ये तो लिखवा दिया था कि इन सब का जो जोड़ है वो इतना आता है, ठीक है, लेकिन सम और लिख लो, ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है कि सम ऑफ जो ये जितने भी अर्थमेटिक मीन है, अगर मैं इन सब का सम निकाल रहा हूँ, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स जो है जितने भी अर्थमेटिक मीन होंगे, क्योंकि अपने केस में n है तो मैंने n लिख दिया इनटू में a प्लस b बाई 2, ठीक है, समझ गए। 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम टर्म्स को एक एक दो के पेयर में जोड़ रहे हैं ना भाई, ठीक है, क्लियर कट है यहाँ तक। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n इंटू में अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, ये भी लिख सकता हूँ मैं, समझ आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। ये देख लो अच्छे से, ये प्रॉपर्टी रह गई थी, ये भी मैंने अभी लिखवा दी है, ठीक है। अब चलते हैं अपन जो कर रहे थे, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब एक एनसीईआरटी का सवाल भी कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना काफ़ी बार बोर्ड में आ जाता है, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को भी एक बार ले रहे हैं। देखो क्या है ना कि फाइंड, ये बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है और बोर्ड में आ भी जाता है काफ़ी बार, इसलिए इसको मैं कंसिडर करा ले रहा हूँ। इसके बाद फिर हम जीपी स्टार्ट कर रहे होंगे अपन, ठीक है। और इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, बाकी एक लास्ट में एक लेक्चर हम लेंगे, 1 या 2 लेक्चर, जिसमें हम सबकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ, दे तो दूँ मैं, पहले फाइंड क्या करा रहा हूँ, पहले डाटा तो दिया ही नहीं है, चलो बाद में भी दे सकते हैं वैसे डाटा, लेकिन चलो पहले ही दे देता हूँ कि द सम ऑफ n टर्म्स of 2 arithmetic progression, sum of n terms of 2 arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6, ठीक है। फाइंड क्या करना है,
फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। ठीक है, जो इनकी 18th टर्म होगी उसका रेशियो अपने से पूछ रहा है। ठीक, चल सबसे पहली बात तो दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इनको मान लेते हैं। AP1 जो पहली AP है, पहली AP को माना कि A प्लस डी A प्लस 2D ऐसे ही चल रहा है। दूसरी AP मानी, उसमें हमने कैपिटल A प्लस डी कैपिटल A प्लस 2D इस तरीके से मान लिया। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि SN पहली AP का, एक को मैं छोटे से लिख दे रहा हूँ और एक को बड़े से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों का जो सम है, अब सर आपने अलग अलग क्यों माने, क्योंकि भाई सेम नहीं है, लिखा नहीं है कि उनका जो फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, इसलिए मेरे को अलग अलग मानना पड़ा। तो ये छोटे से क्यों लिखा, ये बड़े से क्यों लिखा, क्योंकि AP1 को हम स्मॉल वाले वेरिएबल से इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको छोटा लिखा है। ठीक है सर, और इनका जो रेशियो वो दिया हुआ है 5n + 4 अपॉन 9n + 6। ठीक है, सम का फॉर्मूला लगा लो। सम का फॉर्मूला क्या होता है सर, n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n - 1 इंटू में D लगा दिया आपने। ठीक है, ऐसे ही 9n + 6 तो इधर है ही, अगर नीचे वाले में लगाऊं मैं तो n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n - 1 इंटू D। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर n तो आपने छोटे छोटे ही रखे दोनों में, क्योंकि भाई टर्म्स तो सेम ही है ना, n टर्म्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे थोड़ी ना छोटा बड़ा करना है। वो तो हमें सिर्फ AP के अंदर कर सकते हैं कि एक AP जो है वो A प्लस डी A प्लस 2D है, और ये भी इसलिए कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आपको एक छोटा और बड़ा लेना, इसको एक को A ले लो, एक को B ले लो, ये A प्लस डी ऐसा रह जाएगा, और एक B प्लस M ऐसा कुछ बन जाएगा, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, ट्वाइस ऑफ A n - 1 इंटू D ट्वाइस ऑफ A प्लस n - 1 इंटू D। ठीक है, अब एक राज की बात बताओ आप, क्या है सर राज की बात, जब हम 18th टर्म पूछिए अपने से, उसने पूछा क्या है सर 18th टर्म, मतलब कि A18 अपॉन A18 पूछा है उसने। इसका क्या मतलब हो सर, A + 17D और A + 17D ये पूछा है उसने। करेक्ट है यहाँ तक, यस सर। तो A का कोफिशिएंट और नीचे वाले A का कोफिशिएंट तो सर क्या है सर, एक ही है। यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है सर, 2 आ रहा है, तो एक काम करता हूँ, ऊपर और नीचे दोनों जगह मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। कर दो सर, यहाँ पे n - 1 2 हो गया, यहाँ पे A प्लस में n - 1 अपॉन 2 हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, अब क्वेश्चन में ना अपने को लेके आना 17, D के साथ जो है वहाँ पे 17 लेके आना है। तो ऐसी क्या n की वैल्यू पुट करूँ कि ये 17 बन जाए, तो देख लो यहाँ पे n - 1/2 की जगह 17 बनाना है, तो n की वैल्यू 35 पुट कर दो, तो यहाँ पे 35 रख दो तुम, पुट n = 35। तो जैसे ही 35 लिखूंगा तो A प्लस में 17D बन गया और A प्लस में 17D बन गया। यहाँ पे 35 रखो तो 5 × 35 + 4 और 9 × 35 + 6। कोई दिक्कत, कोई शंका यहाँ तक नहीं सर। इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 179 आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कर लोगे 321 आ जाएगा, और ये 18th टर्म का रेशियो ही है एक तरीके से, रेशियो ऑफ 18th टर्म्स 179:321। आगे समझ, यस सर समझ आ गया है बिल्कुल। आगे देखो, चलो सर, तो सर जीपी स्टार्ट करें, जीपी स्टार्ट कर लेते हैं। चलो जीपी स्टार्ट कर लें कि एक दो क्वेश्चन और करा दे, फिर जीपी हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर लें, क्या कहते हो सर? अगर हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस तो आप करा दीजिए, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्वेश्चन तो बहुत हैं, क्वेश्चन की अपने पास कोई कमी नहीं है, तुम बस प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहो। ठीक है, चलो सर, तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर जीपी हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर देखो, क्वेश्चन तो इसके अंदर ना मैं अब थोड़ा सा हल्का हल्का टच दूंगा मैं, किसका? चलो एक काम करो, जीपी ही स्टार्ट कर लेते हैं।
टच छोड़ो, नहीं तो बिना बात के लेक्चर्स फिर काफ़ी लेक्चर हो जाएंगे, फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी पढ़ने में, इसलिए जीपी पढ़ लेते हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन छोड़ो, जीपी करते हैं आगे स्टार्ट। तो जीपी क्या है अब देखो, जैसे एपी में हम क्या देख रहे थे ना, एपी में हम क्या देख रहे थे कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देख रहे थे। एपी में क्या देख रहे थे, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। ऐसे ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम क्या देख रहे होंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो। ठीक है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या देख रहे होंगे, रेशियो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसमें क्या देख रहे होंगे हम, एक तो सबसे पहली बात, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो हम डिवाइड कर रहे होंगे, तो एक तो फर्स्ट टर्म जो है अपनी नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो यही हो गई कि फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए अपनी, नॉन जीरो। ठीक, इसके अलावा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो रेशियो है ऑफ ईच, रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ईच नहीं, रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में लेनी है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कुछ आगे एक बार हम आगे की तरफ लेफ्ट से राइट चले गए, फिर राइट से लेफ्ट आ गए, ऐसा नहीं, एक ही डायरेक्शन में चलना है। और अगर हम उनका रेशियो ले रहे हैं, अगर वो कांस्टेंट आ जाए, रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इन वन डायरेक्शन इज कांस्टेंट, तो जो सीक्वेंस होगी, देन द सीक्वेंस इज जीपी, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। और ये जो रेशियो होगा एंड दिस कांस्टेंट रेशियो जो ऊपर मिला है, दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। इसी कांस्टेंट रेशियो को जो ऊपर आ रहा है अपना, इसी को क्या कहते हैं हम, कॉमन रेशियो कहते हैं। ठीक है, यस सर, क्लियर हो गया यहाँ तक तो। अब जैसे हम एपी में क्या कर रहे थे, जब हमें एपी अगर हम मान ले रहे थे ना, हर क्वेश्चन के अंदर एपी क्या मान ले रहे थे हम, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे कुछ कंसिडर कर ले रहे थे ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही अब हमें अगर जीपी मानने को बोला जाए तो हम क्या मानेंगे, तो अगर हम कहें कि इफ़ अगर फर्स्ट टर्म, अगर मैं मान लूँ कि इफ़ फर्स्ट टर्म अगर अपनी कुछ ए होगी और कॉमन रेशियो अगर मैं मान लूँ कि आर होगा, तो जीपी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देन जीपी जो बन जाएगी वो अपनी बन जाएगी ए आर स्क्वेयर, ए आर क्यूब, ऐसे चलना होगा अपने। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा। अब ध्यान से देखो, कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकाल के चेक करो कि ए आर को अगर ए से डिवाइड कर दिया तो आर बच गया, ए आर स्क्वेयर को अगर ए आर से डिवाइड कर दिया तो आर बच गया, ए आर क्यूब को ए आर स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया तो आर बच गया। तो कॉम रेशियो तो सेम ही आ रहा है सर, तो इसीलिए ये जीपी है। अब ये देखो, सेकंड टर्म जो है ये है, सेकंड टर्म में आर की पावर 1 है, थर्ड टर्म में आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में आर का पावर क्यूब है। तो जो टर्म है ना उससे एक कम हो रही है आर की पावर, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो nth टर्म है वो क्या है, ए आर की पावर n-1। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है एकदम टनाटन। ठीक, ये अपनी हो गई nth टर्म। ठीक, यहाँ पे r अपना कॉमन रेशियो है। ठीक है, लिख भी देता हूँ कि r क्या है, कॉमन रेशियो, जो कि हम कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड कर दो, मिल जाएगा। ठीक है, Tn-1। अब दो बातें हो रही हैं। ठीक है, दो बातें सर, जीपी जो है ना, जैसे एपी जो थी, एपी भी तो सर दो तरीके की थी ना, कि कभी जो उसका डी है वो पॉजिटिव आ सकता था, कभी डी उसका नेगेटिव आ सकता था, दोनों ही तो हो सकता था। यस सर, हो तो सकता था बिल्कुल। जब दोनों ही हो सकते थे, तो जैसे एपी दो तरीके की थी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जीपी, वैसे ही एपी भी दो तरीके की थी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऐसे ही जीपी भी भाई दो तरीके की हो सकती है, कि इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अब सवाल है कि इंक्रीजिंग कब होगी और डिक्रीजिंग कब होगी। सर, इंक्रीजिंग का मतलब है कि जो हम रेशियो निकाल रहे हैं ना, वो अगर रेशियो क्या आ जाए,
वो रेशियो क्या आ जाए भाई, अगर आर जो निकाल रहा हूँ मैं अगर वो 1 से बड़ा आ जाए तो अपना जो जीपी होगा वो इंक्रीजिंग होगा, और अज्यूमिंग कि इसमें जो अपनी फर्स्ट टर्म है वो भी मैं क्या ले रहा हूँ, ग्रेटर देन 0 ही ले रहा हूँ, ठीक है। और डिक्रीजिंग कब होगी, जब फर्स्ट टर्म अपनी क्या होगी कि ग्रेटर देन 0 रहेगा और आर जो है अब इस केस में लेस देन 1 रहेगा। तो लेस देन 1 सर नेगेटिव की भी बी की भी बात कर रहे हैं क्या, नहीं नेगेटिव वाले केस नहीं ले रहा हूँ अभी मैं, अभी वही वाला केस ले रहा हूँ जब आर अपना पॉजिटिव है। तो यहीं जो आर मैं लिख रहा हूँ वो 0 से 1 से छोटा जहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको 1 से 0 से 1 के बीच में लिख देता हूँ कि आर जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा तो भी डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन क्या है कि ए अपना ए के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अगर ए ही अपना नेगेटिव हो गया तो फिर डीपी इसका जो क्या कहते हैं जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर रहा था मैं वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर ए ही लेस देन हो गया तो अब इंक्रीजिंग कब होगा, जब 0 से 1 के बीच में होगा, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब आर 1 से बड़ा होगा। समझे कि नहीं समझे, कैसे सर थोड़ा सा नहीं समझ आया। देखो अगर ए अपना लेस नेगेटिव है तो मैंने मान लिया कि ए अपना -1 हो गया और आर मैं कंसिडर कर ले रहा हूँ कि 2 है अपना, तो टर्म्स क्या क्या बनेंगी भाई इसकी, आर मैंने 2 मान लिया और ए अपना -1 मान लिया, तो अब इसकी टर्म्स क्या बन रही होंगी जीपी की, देखो जीपी की टर्म्स ये बन रही होंगी -1, फिर ए आर -2 हो गया, फिर ए आर स्क्वेयर -4 हो गया, फिर ए आर क्यूब -8 हो गया, ऐसे चल रहा हूँ। अब जो टर्म्स हैं वो देखो कम होती जा रही है ना, नेगेटिव में नंबर्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है सर। तो ये अब टर्म्स कम हो रही हैं तो अभी कैसी जीपी है, डिक्रीजिंग हो गई ना, डिक्रीज घटती जा रही है। और आपने भी तो यही बोला कि अगर ए लेस देन 0 होगा तो आर ग्रेटर देन, अगर ए लेस देन 0 हो और आर ग्रेटर देन 1 हो तो कैसी जीपी है, डिक्रीजिंग, है ना, यहीं पे तो आ रही है डिक्रीजिंग। यस सर सही कह रहे हो आप। तो यही कंडीशंस जो थी मैंने वो समझा दी आपको, ठीक है। मैं अब इसको रब कर दे रहा हूँ कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या कहना चाह रहा था मैं, बिल्कुल। चलो आगे चलो सर, एक आसान सा क्वेश्चन समझा देंगे क्या, थोड़ा सा फील आ जाए। हाँ चलो ले लेते हैं। देखो कि इफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1, यदि फर्स्ट टर्म जीपी की 1 है और जो सम है थर्ड और फिफ्थ टर्म का, फिफ्थ टर्म इज़ 90, फर्स्ट टर्म 1 है और जो सम है थर्ड और फिफ्थ टर्म का वो 90 है, देन फाइंड द 10th टर्म। तो 10th टर्म निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। अब देखो 10th टर्म पूछूं कि 11th टर्म पूछ लूँ, चलो 11th टर्म पूछता हूँ मैं आपसे। सर कोई ख़ास वजह है क्या, पता चलेगा। ख़ास वजह तो नहीं है, इतना भी कुछ खास नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेरा मन किया 11th क्योंकि प्राइम नंबर है तो पूछ लेता हूँ, तो पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो सोल्व करो सर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फर्स्ट टर्म जीपी की 1 है, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है सर, A1, तो लिखो A1 तो कितना हो गया 1, ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे लिखा हुआ है अपने पास कि जो सम है ना A3 प्लस A5 का कितना है 90। तो सर जो हम जीपी में, जो कि हमें एपी का तो पता है कि हम AN कैसे लिखते थे, जीपी का तो सर हमें आइडिया नहीं है। अरे आइडिया कैसे नहीं है, अभी तो बताया मैंने, जीपी को NS टर्म क्या होती है ARN-1। हाँ सर आगे भूल गए थे सर हम। तो अब देखो जब यही था तो अब काम करो, A3 क्या होगा सर, A3 होगा AR स्क्वायर, A5 क्या होगा AR4 होगा सर, ARN-1 होता है, मतलब जो टर्म होगी उससे पावर जो है आर की एक कम होगी, ठीक है, 90 हो गया। ए की वैल्यू तो सर ऑलरेडी 1 दी हुई है, तो ये R स्क्वायर प्लस R4 हो गया, इसको 90 हो गया, सही कह रहे हो। तो सर R की पावर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक कह रहे हो। अब इसको फैक्टराइज कर लो, R4 प्लस 10R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो, अब है अपने पास कि सर R स्क्वायर, इसको फैक्टराइज किया तो ये आ गया R स्क्वायर माइनस 9 और R स्क्वायर प्लस 10। अब आपको कोई ये कहे कि सर R स्क्वायर प्लस 10 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता सर,
तो जब ये नहीं हो सकता तो इसका मतलब यहाँ से ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इट कांट बी ज़ीरो। तो ये तो ज़ीरो हो सकता है, तो आर स्क्वायर माइनस 9 ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 3। सर प्लस माइनस लिखना है क्या, या सिर्फ प्लस लिखना है? क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? नहीं सर, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों लिखना है। ठीक है सर, अपने को निकालना क्या था, A11 निकालना था। A11 क्या होता है सर, ए आर की पावर 10, तो प्लस माइनस 3 का पावर 10। अब पावर अगर इवन है तो प्लस माइनस से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये 1 हो गया, 3 का पावर 10 हो गया, 3 का पावर 10 कैलकुलेट करना है, 3 का पावर 10 कैलकुलेट कर लो और वही आंसर होगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 3 के पावर 10 को। देखो अपने को पता है कि 3 का पावर 5 जो है वो 243 होता है, 3 का पावर 5 243 होता है, पता है इतना तो अपने को। और इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसमें आइडेंटिटी लगा के कर लो। तो जब आइडेंटिटी लगा के करूँगा मैं तो ये आ जाएगा 59049। कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, 240 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख लो, जल्दी सोल्व हो जाएगा। वैसे मल्टीप्लाई करना जिसका अगर फास्ट हो तो वो वैसे भी कर सकता। ठीक है, ठीक है सर। अब देख लो एक और क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन है अपने पास कि अगर इफ pth qth and rth terms of gp are x, y and z respectively, then prove that। तो हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि x का पावर q माइनस आर, y का पावर r माइनस पी और z का पावर p माइनस क्यू जो है ये 1 होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो pth टर्म लिखा है, pth टर्म जो है वो है x। सर अभी तो आपने nth टर्म बताया ही था, बिल्कुल जैसे nth टर्म अपनी क्या थी, a r n माइनस 1 था। तो यहाँ पे भी सर वही कर लेते हैं कि जो pth होगा वो कितना हो जाएगा, pth हो जाएगा a r p माइनस 1 और इसकी वैल्यू कितनी है, x है। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर जो अपन वेरिएबल यूज़ करते हैं, जैसे उसमें अपन वेरिएबल क्या क्या यूज़ कर रहे थे सर, छोटा a यूज़ कर रहे थे और d यूज़ कर रहे थे उसमें AP के अंदर। तो अगर अपने को कहीं पे ये दोनों मिल जाते थे तो हम क्या करते थे, उनको कैपिटल लेटर से रिप्लेस कर देते थे बस, ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना रहे। तो अब इस क्वेश्चन में भी देखो कि इस क्वेश्चन में अपने पास क्या मिल रहा है सर, पी क्यू तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आर तो यूज़ कर रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी हम अपने जो वेरिएबल्स थे, जो फर्स्ट टर्म थी और कॉमन रेशियो तो उनको हम बड़े लेटर से लिखेंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना रहे, नहीं तो हम कन्फ्यूज़न में ही हम गलतियाँ कर देंगे काफ़ी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको अब रिप्लेस कर दिया ए आर पी माइनस 1 और इजिकल्स टू एक्स से। अब ठीक है सर, ऐसे ही क्यूएथ टर्म भी दी हुई है, दी तो हुई है तो लिख लो ना भाई, क्या दी हुई है क्यूएथ टर्म, y के बराबर, यस सर y के बराबर ए आर क्यू माइनस 1 इजिकल्स टू वाई। ठीक है, ऐसे ही आर एथ टर्म भी दी हुई है z के बराबर, तो ए आर माइनस 1 इजिकल्स टू z। अब आप ये देखो कि क्वेश्चन में अपने को निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है x का पावर q माइनस आर, y का पावर r माइनस पी और z का पावर p माइनस क्यू निकालना है। x तो ऑलरेडी अपने को पता है कितना है सर, ए आर पी माइनस 1 और इसकी पूरे की पावर कितनी हो गई, q माइनस आर। ठीक है, ऐसे ही y की पावर ए आर क्यू माइनस 1 और पूरे की पावर r माइनस पी। ठीक है, ऐसे ही z वाला ए आर माइनस 1 और पूरे की पावर कितना, p माइनस क्यू। अब देखो इन जो पावर्स को सेपरेट कर लो, यहाँ पे पावर आ गई a की पावर q माइनस आर की पावर p माइनस 1 इंटू में q माइनस आर, ऐसे ही a का पावर r माइनस पी, r का पावर q माइनस 1 इंटू में r माइनस पी, और ये अपना हो गया a का पावर p माइनस क्यू और r का पावर r माइनस 1 इंटू में p माइनस क्यू। ठीक है, यस सर।
अब देखो, जो ए का पावर है वो तो जोड़ लेते हैं, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी और प्लस में पी माइनस क्यू, ठीक है। आर का पावर भी जोड़ लेते हैं, जोड़ लो, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। अब सर ये तो जीरो हो गया, तो ए का पावर तो जीरो हो गया। ऐसे ही आर का पावर भी जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये भी जीरो हो जाएगा। बाकी मैं करके दिखा रहा हूँ कि पी को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, पी क्यू माइनस पी आर, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस क्यू प्लस आर, आगे चले तो क्यू आर हो गया, माइनस का पी क्यू हो गया, माइनस का आर हो गया, प्लस का पी हो गया, फिर आगे चले प्लस का पी आर हो गया, माइनस का क्यू आर हो गया, माइनस का पी हो गया, प्लस का क्यू हो गया। अब देखो कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, कटने चाहिए। अगर नहीं कट रहे तो गलती करी अपन कहीं पे। पी क्यू कहीं दिख रहा है क्या? पी क्यू दिख रहा है। पी आर दिख रहा है क्या कहीं पे? पी आर भी दिख रहा है। क्यू कहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। पी कहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। आर कहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। क्यू आर कहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। सब कट गए। तो ए का पावर जीरो, आर का पावर जीरो, कितना हो गया? वन। यही तो प्रूफ करना था कि इसका वैल्यू कितना है? वन। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। तो आज हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आगे अपने पास सम ऑफ एन टर्म्स आएगा। जो हमने चीज़ें सारी एपी के अंदर पढ़ी हैं वही सारी चीज़ें अब अपने पास जीपी के अंदर भी आएंगी, ठीक है। तो अब जीपी को हमने स्टार्ट तो कर ही दिया है, अब कुछ एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे, ठीक है। तो चलो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।